नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 12 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया वो सम्मेलन और समारोह से। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ। इसकी मेजबानी कौन किया? इसकी मेजबानी इंडिया किया। ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया इसकी मेजबानी पहली बार किया है, क्योंकि संस्करण 27वां है। 27 बार इसके आयोजन हो चुका, लेकिन इंडिया इसकी मेजबानी पहली बार किया। इंडिया ने कहां पे किया? इंडिया ने यशोभूमि सेंटर नई दिल्ली में किया। इसका आयोजन कब हुआ? 11 से लेकर 14 दिसंबर 2023 में चल रहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है, यह एक ऐसा वैश्विक मंच है जो निवेश को इन्वेस्टर, व्यवसायी, बिजनेसमैन और सरकारों, गवर्नमेंट के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां पे लोग साझा रणनीति बना के देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सम्मेलन भारत के निवेश को अवसरों को बढ़ाएगा, साथ ही विदेशी जो निवेशक है उनको लिए प्रोत्साहन भी करेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया ने पहली बार इसका मेजबानी किया। क्या ऐसा कुछ और भी है जिसकी पहली बार मेजबानी हो? तो जी हाँ, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का भी पहली बार आयोजन इंडिया में किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय से लिया हुआ है। अभी हाल ही में यूएनएससी के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया? सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएनएससी क्या है और गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो किसने किया। वीटो का क्या मतलब हुआ? देखो, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 देश हैं। ये यूएनओ का एक पार्ट है जिसमें 15 देश में 15 में 5 स्थायी देश, बाकी 10 अस्थायी। अस्थायी वाले का टाइम पीरियड 2 साल के लिए होता है। स्थायी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 स्थायी देश हैं। देखो, बीटी का मतलब ये होता है कि इस पे अगर कोई प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव पे आपस में बातचीत होगा, फिर प्रस्ताव को पारित किया जाएगा मेजोरिटी से। लेकिन उस मेजोरिटी में 5 स्थायी सदस्य तो होने ही चाहिए, उसके अलावा मेजोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस 5 स्थायी सदस्यों में एक भी ऐसा सदस्य जो उस पर वीटो लगा देता है, मतलब तो ये पूरी तरह प्रस्ताव अमान्य हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो कौन लगाए? संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो लगा दिया कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। अब बात करते हैं पहले कौन सा प्रस्ताव आया था। तो आर्टिकल 99 गाजा में इजराइल के हमलों के संभावित खतरों के बारे में बताया गया कि गाजा में अगर इजराइल ऐसा हमला करता गया तो क्या खतरा होगा। खतरा में यहाँ तक ही बताया गया कि गाजा में जो 10 में से 9 लोग भूखे सो रहे हैं। अब बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो क्यों लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि यहाँ विपक्षी खतरों को नजरअंदाज किया गया है। मतलब इस आर्टिकल में बताया तो गया है कि गाजा में अगर इजराइल हमला होता रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर इजराइल हमला बंद कर दे, युद्ध विराम कर दे, तो इजराइल पर ये विपक्षी लोग क्या करेंगे। इसका इसमें वर्णन नहीं है। अब बात करते हैं इस वीटो का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीटो का सबसे बड़ा प्रभाव है कि यह अभी जस्ट युद्ध विराम नहीं होगा, बाद में युद्ध विराम के लिए सोचा जाएगा, अभी युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैठक से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद क्या है। देखो, जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्यों का बंटवारा किया गया। तो राज्य तो बांट दिया गया, जिसकी वजह से उनका विकास किया गया। और राज्य के अलावा कुछ क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसे कुछ क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, जैसे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। और बाद में 1971 में एक और क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगर बात करें, उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई और मध्य का मुख्यालय प्रयागराज। तो अभी हाल ही में ये पूर्वी जो है ना, इसी का बैठक चल रहा है। देखो, वैसे इन जितने भी बैठक होती है, इसका बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत सरकार के गृह मंत्री। अब बात करते हैं कि पूर्वी क्षेत्र जो बैठक हो कहाँ पे किया गया? पटना, बिहार। कब किया गया? 10 दिसंबर। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो मैंने बोला कि जितनी भी परिषद है सबकी अध्यक्षता भारत सरकार के गृह मंत्री। तो इस टाइम गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब बात करते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन राज्य आते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। इन सभी में कुछ कुछ राज्य हैं, पूरे देश इसी में आ जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी में कौन कौन राज्य हैं। इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रैंकिंग से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी हुआ। अब देखिए कि उस रैंकिंग में विश्व में किसका कौन सा स्थान है और भारत में किसका कौन सा स्थान है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान पे कौन है। तो सबसे पहले ये समझेंगे रैंकिंग क्या है। तो यह रैंकिंग यह विश्वविद्यालयों की स्थिरता प्रदर्शन को मापता है कि कौन सा विश्वविद्यालय कितना स्टेबल है। अब स्टेबल मापने के लिए क्या मापदंड है? तो सबसे पहली बात कि वहाँ का पर्यावरणीय प्रभाव कितना है, दूसरी सामाजिक जिम्मेदारी कितना है, तीसरा आर्थिक स्थिरता का है।
अब ये सभी मापदंड पे जो पहले पे आएगा वो पहला, उसी आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। अब टॉप 3 की बात करें कि इस रैंकिंग में टॉप 3 विश्वविद्यालय कौन है, तो पहले विश्वविद्यालय पे टोरंटो विश्वविद्यालय, दूसरे पे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, तीसरे पे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। बात तो यहाँ पे हमने भारत में की है कि भारत में प्रथम कौन है, तो भारत में प्रथम डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इसका भारत में तो पहला है। अगर विश्व वाली श्रेणी में बात करें कि कौन सा स्थान है, तो विश्व में 220वें स्थान पे है, और एशिया में बात करें तो एशिया में 30वां स्थान है। अब बात करते हैं कि यह कितने देशों का और कितने संस्थानों का रैंकिंग इसमें पता चलता है। तो कुल 95 देश, 1397 संस्थान का इसमें चेक किया गया, जिसमें भारत के 56 यूनिवर्सिटी शामिल है। कितनी शामिल है यूनिवर्सिटी, भारत के 56 यूनिवर्सिटी शामिल है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब से मनाया जा रहा है, यह क्या है, इन सभी आयामों पर देखेंगे। तो किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, दिसंबर। आखिर 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को यूएन में मानवाधिकार घोषणा 1948 में 10 दिसंबर को ही दिन ही मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था, और उसी दिन से यह दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम की बात करें, इस बार की थीम फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए आजादी, समता और न्याय, यही है इस बार का थीम। अब बात करें वर्षगांठ, क्योंकि मैंने बोला अभी 1948 में इसकी स्थापना किया गया, तो 10 दिसंबर 1948 में इसकी स्थापना किया गया था, और यह 48 से आप जोड़ो 2023, 75 साल हो गया, तो 75वीं वर्षगांठ है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ और 100 वर्ष होने पे वह क्वेश्चन वहां से आ सकता है। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय। क्या राष्ट्रीय ऐसा कोई मानवाधिकार है, तो जी हाँ, अपने देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जस्टिस वरुण मिश्रा। अब बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या है। देखो, ऐसे अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल अधिकार, एक मानवाधिकार। मूल अधिकार जो कि आपके देश के द्वारा, आपके संविधान के द्वारा, आपके लोकतंत्र व्यवस्था के द्वारा आपको अधिकार दिया जाता है, कोई स्पेशल अधिकार, वो मूल अधिकार रहता है। मानवाधिकार, मानवाधिकार का मतलब होता है आपको मानव होने पे जो भी अधिकार मिल जाए, मतलब आपने मनुष्य की श्रेणी में जन्म ले लिया, आपको अधिकार मिल गया, तो वो मनुष्य को जन्मजात अधिकार ही मानवाधिकार कहलाता है। ये पूरे देश के सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। बात करते हैं मानवाधिकार क्या ऐसा करेंगे जो उल्लंघन होगा। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, भेदभाव या यातना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। अभी हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राज्य आरोग्य स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ किया, ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। किसने प्रारंभ किया, तेलंगाना ने। तेलंगाना के भी हाल ही में मैंने बताया था आपको, वहां के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी, इन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं महालक्ष्मी योजना क्या है। तो महालक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए जो राज्य की बसें होगी ना, उसमें मुफ्त यात्रा कर सकती है। केवल तेलंगाना राज्य का जो भी बस होगा उसके लिए महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त यात्रा होगा। अच्छा, कैसे इसका लाभ लेंगे, इसका लाभ वो आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र दिखा के इसका लाभ ले सकती है। इसके साथ बात करें कि राज्य आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना क्या है, तो राज्य आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की गई है कि आपको इसका जो कार्ड बनेगा उस कार्ड को दिखाकर आप 10 लाख तक का दवा करा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसके जैसा और कोई योजना है, तो जी हाँ, चिरंजीवी योजना जो कि 25 लाख रुपए तक, जो कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऐसे ही केंद्र में बात करें तो आयुष्मान व्यवस्था है जो कि भारत के केंद्र सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।